हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप यहां पे मेरे बारे में देख सकते हैं जो 2019 की सिविल सेवा की परीक्षा हुई है उसमें मैं हिंदी माध्यम से इंटरव्यू अपीयर हुआ हूं। तो जो आज हमारा डिस्कशन का विषय है वो है यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2020 का जीएस पेपर 2। और इसका हम लोग विश्लेषण करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि पेपर किस प्रकार का था और कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। और क्या यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी साथ में की जा सकती है, जो कि हम लोग अपने जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो जितने हम लोग के आंसर राइटिंग बैच में जो लोग भी ज्वाइन किए थे, हम लोग ने यही बार बार समझाया था कि आप लोग यूपीएससी की प्रिपेयर करिए, यूपीपीसीएस अपने साथ में होता जाएगा, बस आप लोग को थोड़ा सा यूपी के बारे में पढ़ना होगा। और आप देखेंगे अगर आपने जीएस 1, 2, 3, 4 अगर पूरा देखा होगा यूपी का, तो आपको समझ में आ गया केवल 3 से 4 ऐसे प्रश्न थे, मैक्सिमम चारों पेपर मिला के 3 से 4 ऐसे प्रश्न थे जिसमें यूपी की स्पेसिफिक नॉलेज बहुत ही जरूरी थी, अन्यथा नहीं क्वेश्चन हो सकता। बाकी जितने क्वेश्चन 2-3 और जो यूपी के मुश्किल से 7 से 8 क्वेश्चन जो पूछे गए उसमें आप जनरल नॉलेज से आंसर लिख सकते थे, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके लिए आपको यूपी का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो आज हम इसी पेपर को देखेंगे, जीएस पेपर 2 को, और देखने का प्रयास करेंगे किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो ये रहा आपके सामने पेपर, और मैं फिर से अगर थोड़ा सा बता दूं कि 20 प्रश्न हैं, 10 प्रश्न आपको 125 शब्द में लिखने हैं, बाकी 10 प्रश्न आपको 200 शब्दों में लिखने हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं कि यहाँ पर जो पेज दिए गए थे वो 10 नंबर के लिए आपको दिए गए थे 2.5 पेज, ठीक है। और 8 नंबर के लिए आपको दिए गए थे 2.5 पेज, यानी शुरू के 10 प्रश्नों के लिए आपको 2.5 पेज दिए गए थे। बाकी के जो 10 प्रश्न थे उसके लिए आपको दिए गए थे 4 पेज। अब ये बहुत मुश्किल है कि आप 4 पेज में यार केवल 200 शब्द लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है वो भी एक बार हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और इसके ऑलरेडी 2 वीडियो जो जीएस पेपर 3 का है और जीएस पेपर 4 के हैं वो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे पढ़ चुके हैं, यूपीएससी हिंदी विद गौरव। और अगर आप लोग ने अब तक नहीं देखा है तो उससे अवश्य देखें, उसमें मैंने प्रॉपर डिस्कशन किया है कि किस तरह से जीएस पेपर 3 और पेपर 4 को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। मैंने हालांकि डिटेल में कंटेंट वाइज डिस्कशन नहीं किया है, लेकिन ओवरव्यू एक आपको जरूर दे दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं आज जो जीएस 2 का पेपर है उसको एक बार देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है वो सीधे सीधे नॉन यूपी डायरेक्ट यूपीएससी अगर आपने पढ़ा है तो सीधे कर सकते हैं। न्यायिक सक्रियतावाद की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो बताइए कि न्यायपालिका कैसे, कार्यपालिका जब अपने कार्यों को नहीं कर रही होती है तो न्यायपालिका कैसे आर्टिकल 142 का प्रयोग करती है संपूर्ण न्याय के लिए, और क्या कहते हैं आप आर्टिकल 13 भी बता सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 32 के तहत जो रिट याचिका है उसको भी बता के आप बता सकते हैं कि न्यायिक सक्रियता प्रयोग करती है। 2-4 आप यहाँ पे बता सकते हैं विशाखा दिशा निर्देश, ठीक है। पुलिस जो सुधार थे, कौन सा वाद था, प्रकाश सिंह वाद। तो देखिए, जीएस पेपर 2 का आंसर, सबसे जो मैं एक बात बताऊं, जीएस पेपर 2 का अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो आपको कोर्ट्स के डिसीजन, आर्टिकल्स, देखिए 2-3 चीजें जो जीएस पेपर 2 के लिए बहुत जरूरी थी, कुछ आर्टिकल्स जो रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बात की आर्टिकल 142, ठीक है। आर्टिकल्स आपको यहाँ पे लिखने होते हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं उसको लिखना होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया विशाखा दिशा निर्देश, ठीक है। प्रकाश सिंह वाद, कुछ आपको डिसीजंस बताने होते हैं। फिर आपको उसके साथ साथ चीजों को लिखना होता है। ये भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पारस्परिक संबंधों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करना है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि कैसे ये क्या करता है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध जाकर जो है कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करता है और इससे विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो आप इसके प्रभाव का मूल्यांकन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड प्रश्न की बात करूं तो भारत का राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता, इसको आपको समझाना है, ठीक है। तो देखिए, इसमें फिर से मैं बात करूंगा तो सीधे सीधे आप चाहे तो आर्टिकल कोट कर सकते हैं कि राष्ट्रपति अनुच्छेद इतने जो भी है, शायद 75 है, एक बार आप इसको अवश्य चेक करें। तो जो भी है अनुच्छेद आप बता सकते हैं कि राष्ट्रपति होगा भारत का, है ना, जो कि कार्यकारी प्रमुख है। आप उसको बता सकते हैं कि भारतीय संविधान क्या करता है, राष्ट्रपति को देश का कार्यकारी प्रमुख स्थापित करता है, उस तरह का आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। फिर आप बता सकते हैं कौन सी शक्तियां उसे तानाशाह बनने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। तो दूसरा जो हेडिंग होगा बताएंगे तानाशाह बनने के लिए प्रेरित कौन सी शक्तियां कर सकती हैं। तो आर्टिकल 111 के तहत आप बता सकते हैं जो वीटो शक्ति है, ठीक है, वीटो पावर, आप उसको थोड़ा सा बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि यहाँ पर आप बता सकते हैं कि विवेकाधीन कुछ शक्तियां हैं, परिस्थितिजन्य विवेकाधीन शक्तियां, ठीक है। तो आप बता सकते हैं इससे वो तानाशाह के प्रति प्रेरित हो सकता है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता। तो आप इसको बता सकते हैं कि नहीं, वो क्योंकि क्या है, एकमात्र आप कह सकते हैं रबर स्टैंप की तरह है,
राष्ट्रपति मात्र, और जो भी डिसीजन लेता है, जो भी मेन डिसीजन लेता है, जो भी पॉलिसी के डिसीजन लेता है, वह उसको क्या करना है, उसको प्रधानमंत्री की जो अध्यक्षता वाली जो कैबिनेट है उसकी सहायता से डिसीजन लेना है। और उसके माध्यम से आप समझा सकते हैं कि भारत में राष्ट्रपति आसान नहीं बन सकता। अमेरिका का हमको पता नहीं, भारत में तो नहीं बन सकता। अगला बात करें सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में अंतर्राज्यीय परिषद, तो इसका आर्टिकल 263, इसको इंट्रोडक्शन में आप शुरुआत कर सकते हैं और इसकी भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि एक मंच है जो राज्यों और केंद्रों को एक साथ लाता है। यहाँ पर विभिन्न विवादों का डिस्कशन हो सकता है, विवाद समाधान आसानी से हो सकते हैं। तो यह आर्टिकल 131 जो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है, मूल क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का कि वह केंद्र और राज्य के विवाद को दूर करेगा, उसके पूरक के रूप में काम करता है। तो इसको आप बता सकते हैं कि यह भूमिका बढ़ा रहा है। इसके अलावा आपको आलोचनात्मक विश्लेषण करना है तो आप बता सकते हैं, लेकिन समस्या जन्य है, क्योंकि 1990 में जब गठन हुआ था उसके बाद से सरकारी आयोग की जो रिपोर्ट के आधार पर जब अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ तो उसके बाद से अभी तक बहुत कम, लगभग 19 ही मीटिंग इसकी हुई है। प्रतिवर्ष मीटिंग नहीं होती। आप बता सकते हैं इसके प्रतिस्पर्धी बहुत सारे निकाय बन चुके हैं, जैसे जीएसटी परिषद, नीति आयोग, इनमें ज़्यादा काम होता है, बल्कि इसमें नहीं होता है। जल विवाद, क्षेत्राधिकार विवाद को सॉल्व करने में इसकी सीमित भूमिका रही है। तो आप इसका विश्लेषण आराम से कर सकते हैं। चौथे की बात करूं तो अनुच्छेद 32 भारत के संविधान की आत्मा है। संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो अनुच्छेद 32 आप बता ही सकते हैं क्या है। यह क्या है, उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और डॉक्टर अंबेडकर ने इसको भारत की संविधान का आत्मा कहा था। तो क्यों कहा था वो आप बता सकते हैं। इसके तहत रिट पिटीशन देता है, सुप्रीम कोर्ट संविधान की सर्वोच्चता को निर्धारित रखता है, विधि का शासन यह स्थापित करता है। तो इन चीज़ों पर आप यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास हेतु गैर सरकारी संगठन की भूमिका का परीक्षण कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास हेतु है, तो ऐसा सही बात है, ये यूपी स्पेसिफिक एक क्वेश्चन बनता है। लेकिन अगर आपको यूपी स्पेसिफिक नहीं भी पता है, ठीक है, तो भी आप लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एनजीओ जो पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं, जैसे जो ग्रीन पीस जैसे एनजीओ है, ठीक है, जो पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं, है ना, वो तो यार यूपी में भी काम कर ही रहे होंगे। तो आप आराम से कुछ अक्षय पात्र की मैं बात करूँ, जैसे अक्षय पात्र, ठीक है, मिड डे मील क्रियान्वयन करता है ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर शहरी क्षेत्रों में, जहाँ भी, तो यूपी में ही काम कर रहा होगा। तो आप 2-4 यहाँ पर आराम से बता सकते हैं। जैसे विभिन्न सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं चाहे तो, है ना। तो यहाँ पर बिना यूपी स्पेसिफिक नॉलेज के भी यह क्वेश्चन आराम से हो सकता है। और ये कैसे करते हैं ग्रामीण विकास, कैसे करते हैं? तो भाई ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य, ठीक है, ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में योजनाओं का क्रियान्वयन देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में क्या करते हैं, पारदर्शी और आप कह सकते हैं जो सामाजिक अंकेक्षण इत्यादि का क्रियान्वयन करते हैं, ठीक है, क्षमता निर्माण करते हैं एनजीओ, तो वो बता सकते हैं। और आप कुछ मूल्यांकन भूमिका का परीक्षण करने की बात कर रहे हैं तो आप कुछ चुनौतियां भी बता सकते हैं कि भाई इनमें भी क्या कर रहा है, ये सरकारी धन के दुरुपयोग कर रहे हैं। तो 2-4 आप चुनौतियां यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बता सकते हैं कि एनजीओ के समझ क्या क्या चुनौतियां हैं। तो ये करके आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करूं, सरकारी नीतियों के संबंध में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका का मूल्यांकन करिए। तो सरकारी नीतियों में आप क्या करिए, यहाँ पर ये डायग्राम बना सकते हैं, गवर्नमेंट, बिजनेस, कंज्यूमर, यहाँ पे लिख सकते हैं ITC, ठीक है, ये आप बता सकते हैं। और यहाँ पर आप बता सकते हैं कि कैसे गवर्नमेंट जो है नीति निर्माण के दौरान, नीति क्रियान्वयन के दौरान और नीति समीक्षा के दौरान सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की इस तरह से भूमिका हो सकती है। यहाँ पर आप डिस्कशन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे प्रगति प्लेटफॉर्म, कुछ डिस्कशन अवश्य करते रहेगा, एग्जाम्पल देके, एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है। जैसे मैं बात करूँ प्रगति प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश का ई निवेश मित्र है ना, निवेश मित्र है, ठीक है, ई संजीवनी है, ठीक है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण है दर्पण प्लेटफॉर्म। तो कुछ आप यहाँ पर जो यहाँ पर एग्जाम्पल अवश्य दीजिए। अगला, भारत में मानव संसाधन प्रबंधन संबंधी विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण कीजिए। तो बताइए कि भाई मानव संसाधन है, जनसंख्या बात करूं अगर 15 से 59 वर्ष की, तो जनसंख्या 62 करोड़ से अधिक है भारत में, है ना, विश्व का सबसे युवा देश है। तो मानव संसाधन है, लेकिन विभिन्न पहलू जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य में निवेश अत्यंत कम है ना। मानव संसाधन के क्रियान्वयन की बात करें तो केवल 4% जो हमारे जो श्रमिक हैं वो क्या है, कौशल युक्त है, NSSO की रिपोर्ट। तो आप इन सबको कोट करते हुए यहाँ पर आराम से विभिन्न पहलुओं का डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। मैं डिटेल में डिस्कशन नहीं करूंगा, अगर आप लोग को आवश्यकता है कि इसका डिटेल में डिस्कशन किया जाए तो पहली बात तो ये कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ मुझे भी फायदा हो। और दूसरी बात ये कि यार थोड़ा सा मतलब आप लोग को इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, नहीं तो क्योंकि बहुत टाइम लगता है। आपको पता है कि यार अगर मैं ये 20 क्वेश्चन डिस्कशन करने बैठूंगा तो कम से कम चाहिए तो 4 घंटे चाहिए आराम से, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, मेरे लिए भी टाइम टेकिंग है, आप लोग को भी टाइम टेकिंग है। तो अगर नहीं देखा जाएगा तो कोई मतलब नहीं है डिस्कशन करने का। तो इसीलिए मैं एटलीस्ट ऊपर ओवरव्यू आपको अवश्य दे दे रहा हूँ, ठीक है। डिटेल में डिस्कशन के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा, तो इसके डिटेल में भी डिस्कशन किए जाएंगे,
ठीक है। महामारी के दौरान श्रम प्रवास के परिप्रेक्ष्य में अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश के प्रयासों का परीक्षण करना है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि वीडियो आप पॉज करके क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि 3.8 मिलियन जो प्रवासी हैं वो उत्तर प्रदेश में वापस आए। कैसे उत्तर प्रदेश में नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाई है, ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में उत्तर प्रदेश में आकर्षित करने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति लाई है, तो वो आप जहाँ पे चाहे तो कोट कर सकते हैं। आप चाहें तो जो श्रम सुधार हैं, उत्तर प्रदेश में श्रम सुधार किए गए हैं, श्रम कानूनों का क्रियान्वयन रोक दिया गया है। ठीक है, उन चीज़ों को आप बता सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है। निवेश मित्र पोर्टल को अवश्य चर्चा कर लेंगे, ठीक है, निवेश मित्र पोर्टल अवश्य यहाँ पर बता देंगे। तो ये आप यहाँ पर बता सकते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, ये कार्य कर रही है। ठीक है, 2-4 एग्जाम्पल देके बता दीजिए। भारत की प्रवासी नीति क्या है, वर्तमान में प्रवासियों की समझ क्या चुनौतियां हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आप चाहें तो एक बहुत अच्छा ये काम कर सकते हैं कि आप एक वर्ड मैप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आराम से इसको वर्ड मैप आप ड्रॉ करिए एक, है ना। हालांकि वर्ड मैप लग नहीं रहा है, वर्ड मैप ये इंडिया है, ये तो दिख रहा होगा आपको, ये इंडिया है हमारा प्यारा भारत। यहाँ पर आप चाहें तो रीजनल चुनौतियाँ ऐसे दिखा सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये दिखा सकते हैं आप संरक्षणवाद, यहाँ आप दिखा सकते हैं संरक्षणवाद, ब्रेक्जिट, अमेरिका फर्स्ट, ठीक है, अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर। यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि अस्थिरता, है ना, काफिला सिस्टम, तो इत्यादि आप करके एक मैप में भी चाहें तो यहाँ पर दिखा सकते हैं। चुनौतियों में, है ना, चुनौतियों में आप दिखा सकते हैं कि सुरक्षा का अभाव, वर्तमान में कोविड-19 संकट को अवश्य यहाँ पर चर्चा आप कर लेंगे। प्रवासी नीति क्या है, तो यार अगर आपको नहीं भी पता है प्रवासी नीति क्या है, तो आपको ये आप आराम से मतलब बना सकते हैं अपने मन से कि भाई प्रवासी नीति का पहला बिंदु क्या होगा कि प्रवासियों को भारत के विकास में किस तरह से प्रयोग करें। दूसरा बिंदु क्या होगा, उनकी सुरक्षा करें, उनके निवेश की सुरक्षा करें। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आप आराम से प्रवासी नीति का डिस्कशन कर सकते हैं। भारत अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद पर टिप्पणी करनी है, तो टिप्पणी का मतलब कुछ इसके, अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है कि कमेंट ऑन इंडिया अमेरिका 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, तो इंट्रोडक्शन में आप क्या बताएंगे, सीधे बता दीजिए इंडिया अमेरिका 2+2 वार्ता क्या है। तो भारत के विदेश मंत्री, अमेरिकी विदेश मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री और अमेरिकी उसके समकक्ष के मध्य चर्चा है, वार्षिक शिखर सम्मेलन है। इसके पक्ष में आप बता दीजिए, कुछ महत्व इसका बता दीजिए। ठीक है, लाभ बता दीजिए, जैसे लेमोआ, बेका, कोमकासा इत्यादि हुआ, भारत STA1 का दर्जा प्राप्त हुआ, इंडो पैसिफिक में भारत को अधिक महत्व मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं। कुछ आपको बताना पड़ेगा कि इससे चुनौतियां भी उत्पन्न हो रही हैं, जैसे भारत रूस के संबंधों में तनाव आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ चुनौतियां बता सकते हैं कि ये क्या कर रहा है। 2+2 वार्ता डिफेंस के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो ट्रेड वार्ताएं हैं उसमें ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, और हमारा ट्रेड जो अमेरिका के साथ जो ट्रेड रिलेशन है वो खराब हो रहा है। GSP से अमेरिका ने भारत को बाहर कर दिया गया है। अमेरिका की जो USTR 301 की स्पेशल रिपोर्ट है उसमें भारत को क्या किया गया है, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है। इन चीज़ों को आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, लोकहित का प्रत्येक मामला लोकहितवाद का मामला नहीं होता है। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग ने आंसर राइटिंग जो हम लोग ने बैच चलाया था उसमें डायरेक्ट कराया था। जैसे यहाँ पे हमने सीधे लिखा था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अब क्या बन चुका है, प्राइवेट 3P बन चुका है। 3P प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये बन चुका है पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन, और ये बन चुका है पॉपुलरिस्टिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, यहां पर आप आराम से चर्चा कर सकते हैं कि लोकहितवाद का प्रत्येक मामला लोकहितवाद का नहीं हो सकता। मतलब लोकहित के बहुत सारे मामले हैं, जैसे मैं बात करूं स्वास्थ्य, है ना, स्वास्थ्य की बात करूं, लोकहित का विषय है। ठीक है, बधुआ मुक्ति मोर्चावाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या बताया था, बधुआ मुक्ति मोर्चावाद, आप यहाँ चाहें तो यहाँ पे कोट भी करें, और अवश्य कोट करना ही चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये है मूल अधिकार। अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकार घोषणा कर दी, यानी आपके पास स्वास्थ्य का अधिकार नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट से डिमांड कर सकते हैं। तो यार बहुत सारी चुनौतियां होती हैं कि सरकार के पास संसाधन सीमित हैं, कोर्ट अपने अधिकार बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है। इन चीज़ों के आधार पे आप डिस्कशन कर सकते हैं ना कि कार्यपालिका और विधायिका के मध्य तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो ये इस कारणों से जो है लोकहित का प्रत्येक मामला लोकहितवाद का मामला नहीं हो सकता है कि भाई जो न्यायपालिका उसके पास विशेषज्ञता सीमित है, तो अगर लोकहितवाद आप हर चीज़ में लोकहितवाद डालने लगेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, है ना, कुछ भी आदेश उल्टा सुल्टा दे देंगे। इसके अलावा बिना मतलब के हर लोकहित का मामला अगर हम लोकहितवाद के रूप में लेके जाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, दबाव, जो कि पहले से ही नेशनल जुडिशरी ग्रिड की बात करें, NGC की बात करें, नेशनल जुडिशरी ग्रिड के अनुसार 3 करोड़ 51 लाख केस लगभग हमारी अधीनस्थ न्यायालयों में, और लगभग 55 लाख केस हमारे पास हाई कोर्ट्स में, और लगभग यही 60,000 के करीब केस हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो ये क्या करता है, हर मामला अगर लोकहितवाद का वहाँ पे जाता है तो ये क्या करेगा, और दबाव को बढ़ाएगा। तो इन चीज़ों को आप आराम से यहाँ पर कोट करके बता सकते हैं।
अगला, एक संस्था के रूप में चुनाव आयोग द्वारा किन समस्याओं का सामना किया जा रहा है, इसके समाधान का भी उल्लेख करिए। तो देखिए, इसका स्ट्रक्चरिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी कि आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, समस्या और समाधान सामने सामने बना दे, बहुत अच्छा है। तो समस्या क्या है, एक संस्था के रूप में चुनाव आयोग जो उसका कार्य है, यानी चुनाव में अपराधीकरण, भ्रष्टाचार को रोकना, उसमें सफल नहीं हुआ है। तो क्या कीजिए, इंद्रजीत गुप्ता समिति की रिपोर्ट कुछ बताई थी। यहाँ पर लिली थॉमस वाद आप कोट कर सकते हैं कि लिली थॉमस वाद में कुछ डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता कम हो रही है। विश्वसनीयता का मतलब ईवीएम मुद्दा आप बता सकते हैं, ठीक है। ईवीएम मुद्दा, चुनाव आयोग जो अभी क्या कर रहा है, कभी कभार चुनाव की घोषणा कर रहा है, तो उससे जो